और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अभी थमा भी नहीं था कि मिडिल ईस्ट में एक और जंग की शुरुआत हो गई। इस बार इजराइल और फिलिस्तीन समर्थक हमास के बीच जंग छिड़ गई, जिसकी शुरुआत गाजा पट्टी में ठिकाना बनाकर बैठे आतंकी संगठन हमास ने ही की और अब उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम इजराइल कर रहा है। इस जंग के बीच आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जो फिलिस्तीन के कद्दावर नेता थे और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी बहन कहा करते थे। बात जब सुरक्षा की आती थी तो खाली पिस्तौल लेकर चला करते थे। हम बात कर रहे हैं फिलिस्तीन के कद्दावर नेता रहे यासिर अराफात की, जिनका जन्म इजिप्ट यानी कि मिस्र की राजधानी काहिरा में अगस्त 1929 में हुआ था, लेकिन उनकी कर्म भूमि फिलिस्तीन ही रही। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी पीएलओ के मुखिया के तौर पर यासिर अराफात आखिरी सांस तक फिलिस्तीनियों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। वो किस कद के नेता थे, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में पहली बार यासिर अराफात जैसे शख्स को भाषण देने के लिए बुलाया गया, जो किसी भी देश का नेतृत्व नहीं करते थे। यूएन में दिए गए इस भाषण का अंत यासिर अराफात ने ये कहते हुए किया था, मैं यहाँ जैतून की शाख और स्वतंत्रता सेनानी की बंदूक लिए आया हूँ, मेरे हाथ से जैतून की इस शाख को गिरने मत दीजिए। अगले दिन यासिर अराफात का ये भाषण दुनिया के हर अखबार की सुर्खियां बना और उस भाषण के 9 दिनों के भीतर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना प्रस्ताव नंबर 3237 पारित कर पीएलओ को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया था। पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखने वाले यासिर अराफात के भारत से भी बेहतर रिश्ते थे। इंदिरा गांधी के दौर में वो जब भी भारत दौरे पर आते थे, एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए खुद इंदिरा गांधी जाती थी, जिन्हें वो अपनी बहन मानते थे और माय सिस्टर कहकर बुलाते थे। यासिर अराफात के बारे में एक और बात बड़ी ही दिलचस्प है, वो अक्सर अपनी कमर में पिस्टल खोसकर चलते थे। यहाँ तक कि जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने गए तो उनसे कहा गया कि सभागार में कोई भी हथियार ले जाने पर मनाही है। तब समझौता इस बात पर हुआ कि वो अपनी खाकी वर्दी पर पिस्टल का होल्स्टर तो लगाए रहेंगे, लेकिन इसमें पिस्टल नहीं होगी। इस समझौते के बाद यासिर अराफात ने पिस्टल के बिना सिर्फ होल्स्टर लटकाकर यूएन में भाषण दिया। उनके पिस्टल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये बात जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि यासिर अराफात जिस पिस्टल को कमर में लटकाकर चलते थे वो लोडेड नहीं, खाली पिस्टल होती थी। भारत के दिग्गज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी ने उनके पिस्टल से जुड़े किस्से को याद करते हुए बताया कि अराफात को भी फिदेल कास्त्रो की तरह जोर से गले लगाने की आदत थी। एक बार काहिरा में जब वो मुझसे गले मिले तो मेरे पास उनकी कमर पर बंधी पिस्टल को निकाल लेने का बहुत अच्छा अवसर था। मैंने उनसे कहा भी कि आप सावधान क्यों नहीं रहते, कोई भी ये काम कर सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि एक राज की बात बताऊं आपको कि पिस्टल में कोई गोली नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि तब आप पिस्टल क्यों रखते हैं? इस पर अराफात ने कहा, क्योंकि मेरे पास पिस्टल है तो कई लोग जो मुझ पर गोली चलाना चाहते हैं वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचते हैं। यासिर अराफात जैसे दिग्गज फिलिस्तीनी नेता तो फिलहाल इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके पिस्टल की चर्चाएं इसी तरह से समय समय पर होती रही हैं। 5 फुट 4 इंच की यासिर अराफात ने लंबे समय तक फिलिस्तीन के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और लड़ते लड़ते आखिरकार 11 नवंबर साल 2004 को फ्रांस के शहर पेरिस में 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत को लेकर भी कम विवाद नहीं हुआ। अराफात अचेतावस्था में जाने के बाद कई दिन तक जिंदगी और मौत के बीच की स्थिति में रहे और एक दिन तो इजरायली मीडिया और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने भी अराफात की मौत की पुष्टि कर दी थी, लेकिन पेरिस में अस्पताल के एक अधिकारी ने पत्रकार सम्मेलन करके बताया कि अराफात जिंदा हैं। जबकि उनकी पत्नी सुहा अराफात ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिए कि उनके पति यासिर अराफात को मशीनों के सहारे जिंदा रखा गया। इन तमाम विवादों के बीच आखिरकार 11 नवंबर 2004 को यासिर अराफात ने दुनिया को अलविदा कह दिया।